हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी मंत्रा। डियर व्यूअर्स, जैसा कि थंबनेल देख करके आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि आज का हमारे वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा एमडी मंत्रा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि इन फ्यूचर अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है ना। और ये आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो भी प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को कंटिन्यू देखें विदाउट स्किपिंग द वीडियो। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी जॉब के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं एक सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और सैलरी पैकेज क्या होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, और सैलरी के साथ साथ पर्क और बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, और इस फील्ड में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के फील्ड में ग्रोथ है कि नहीं है, कैसे ग्रोथ है। और जैसे कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंटरव्यू वगैरह देते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्या गर्ल्स इस फील्ड में वर्क कर सकती हैं, एज ए एमआर वर्क कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जबकि किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी डिडक्शन होता है या फिर उसको उसकी फायरिंग हो जाती है, मतलब जॉब से निकाल दिया जाता है। और इस जॉब में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्या क्या प्रॉन्स हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, इस वीडियो में आज हम सारी चीज़ें क्या कहते हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक टू टॉपिक हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करने के लिए। तो देखिए, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है बेसिकली वो क्या होना चाहिए, आपका साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब कि अभी तक यही था कि मतलब बीएससी हो कंप्लीट किया हो। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, बीएससी हो या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हो या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हो। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है और वैकेंसी टू वैकेंसी डिपेंड करती है। कुछ कंपनीज़ हैं जो कि बीएससी डी फार्म और बी फार्म तीनों को हायर करती हैं सेम पोस्ट के लिए, लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जो कि क्या कहते हैं बीएससी वालों को उसमें नहीं लेती हैं, या फिर कुछ कंपनी ऐसी भी हैं कि वो डी फार्म वालों को भी नहीं लेती हैं, वो केवल बैचलर ऑफ फार्मेसी वालों को प्रेफर करती हैं। ठीक है ना। तो एलिजिबल तीनों होते हैं, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा कि क्या क्या स्किल्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं एक सक्सेसफुल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। तो सबसे पहला है कि उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए हिंदी लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों उसको लिखनी आनी चाहिए और पढ़ना आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों। और हिंदी लैंग्वेज जो है उसको तो बोलने आना ही चाहिए, लेकिन जो कंपलसरी होता है वो इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है कि आपको इंग्लिश बोलना ही आना चाहिए। वो डिपेंड करेगा आपके एरिया पे कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद है गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो उसका कम्युनिकेशन स्किल जो हो वो अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो डॉक्टर से इजीली अच्छे से समझा सके, बातचीत कर सके। नेक्स्ट वन है पेशेंस। तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके अंदर पेशेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप गए किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, इसके शॉप पे गए, हॉस्पिटल में गए, तो आपको बोल दिया कि आप नहीं 10 मिनट बाद आइएगा, तो आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि हाँ 10 मिनट वेट करिए, उसके बाद विद पेशेंस जाइए और उसको सारी चीज़ें मेडिसिन के बारे में समझाइए। ठीक है ना। तो ये जो स्किल्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, मतलब कि जैसे कि इंटरव्यू वगैरह हमारा हो गया है तो ज्वाइन करनी है जॉब हमें, तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड वो मांगते हैं कि आपके पास ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहला है कि आपके पास आपका खुद का पर्सनल बाइक होना चाहिए और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है ना। और साथ में आपका आईडी कार्ड, मतलब आपका आधार कार्ड और क्या कहते हैं पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये होती हैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि जॉब के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायर्ड होती हैं।
उसके बाद है इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन, मतलब कि जैसे कि अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं कहीं पे भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो आपका कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस किस सब्जेक्ट से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप बीएससी करके जा रहे हैं तो आपको जूलॉजी का, जंतु विज्ञान का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि उसमें आपको अपने बॉडी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ब्लड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, जो भी सारे ऑर्गन्स हैं उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वैसे बीएससी वालों को उतना मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं होती है तो उतना ज़्यादा पूछते नहीं मेडिसिन के बारे में, कॉमन मेडिसिन के बारे में ही पूछते हैं। लेकिन अगर आप डी फार्म या बी फार्म करके जा रहे हैं तो आपको जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे मेनली उसमें आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी और साथ में पैथोफिजियोलॉजी। यही 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपके मेनली क्वेश्चन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में पूछेंगे, हार्ट के बारे में, लीवर के बारे में, किडनी के बारे में और डिफरेंट डिजीजेज, कैंसर वगैरह हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इसके बारे में पूछेंगे। या फिर फार्माकोलॉजी पूछेंगे, जैसे कि कौन से डिजीज़ में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, एंटी डायबिटिक कौन सी मेडिसिन है, उसका क्या प्राइस है, मेटफॉर्मिन कौन सी ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पूछेंगे। तो आपको इन विषय के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सैलरी कंपनी हमें क्या ऑफ़र करती है। तो देखिए जो सैलरी होती है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है कि वो आपको कितना ऑफ़र कर रही है, और डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, कंपनी अच्छी है, तो आप एज ए फ्रेशर हैं तो कंपनी आपको मिनिमम 15,000 से लेकर के 20,000 तक का ऑफ़र दे सकती है। इससे ज़्यादा का भी ऑफ़र कंपनी कर सकती है अगर अच्छी कंपनी है तो, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो। ठीक है ना। तो ये हुआ सैलरी के बारे में कि सैलरी हमें एमआर की जॉब में कितनी मिल सकती है। इसके बाद है हमारा पर्क एंड बेनिफिट्स। पर्क एंड बेनिफिट्स मीन्स कि सैलरी के अलावा हमें और क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले बात बेनिफिट ये है कि आपको डेली अलाउंस सैलरी के साथ साथ प्रोवाइड किया जाएगा। डेली अलाउंस मीन्स कि आपको जो बाइक आप यूज करेंगे उसका पेट्रोल, आपका लंच, आपके नाश्ते का पैसा जो भी होगा कंपनी प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा कुछ कंपनीज़ में रूल होते हैं कि वो मोबाइल रिचार्ज भी आपके प्रोवाइड कराते हैं। सारी कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि आपके मोबाइल रिचार्ज भी प्रोवाइड कराती हैं कंपनी की तरफ से, और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं, और मंथली इंसेंटिव भी कंपनी के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे अगर आपका टारगेट पूरा है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको मंथली इंसेंटिव भी उसी हिसाब से मिलता रहेगा सैलरी के अलावा। ठीक है ना। और एनुअल इंक्रीमेंट भी आपका लगेगा, और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो, और साथ में आपको कोई नेशनल या फिर इंटरनेशनल घूमने के लिए ट्रिप भी मिल सकती है। ठीक है ना। तो ये होते हैं पर्क और बेनिफिट एमआर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है करियर ग्रोथ, मतलब कि जैसे कि हमने अपना करियर इसमें स्टार्ट किया है तो इसमें ग्रोथ होगी या फिर नहीं होगी, हमें बेनिफिट होगा आगे की नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो इसमें जो है, जो इंक्रीमेंट होता है आपका एनुअल बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका इंक्रीमेंट होता है। ठीक है ना। अगर परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा तो हर साल आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका, अगर आप 3 साल एज एम आर जॉब कर चुके हैं किसी भी कंपनी में, तो आपका कंपनी जो है वो आपको एरिया सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए भी हायर कर सकता है, क्योंकि जो एरिया सेल्स मैनेजर होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो आप अगर बीएससी या फिर बी फार्म या फिर डी फार्म किए हैं और साथ में 3 साल का आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप एरिया सेल्स मैनेजर बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ करियर ग्रोथ के बारे में। इसके बाद है कि कैन गर्ल्स ज्वाइन एमआर जॉब, मतलब कि क्या गर्ल्स इस फील्ड में वर्क कर सकती हैं। तो देखिए ये जो हमारा फील्ड है एमआर की जॉब का, ये एक फील्ड वर्क है, तो इसमें मोस्टली जो होता है उसमें बॉयज़ ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स एलिजिबल नहीं होती हैं, एलिजिबल गर्ल्स बॉयज़ दोनों होते हैं। लेकिन कुछ डिफ़िकल्टी, जैसे कि ये पता ही है कि फील्ड जॉब है तो बाइक से इधर उधर दौड़ भाग करना और टारगेट रिलेटेड हेक्टिक प्रेशर रहता है, तो थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाता है गर्ल्स के लिए। लेकिन एलिजिबल वो भी होती हैं। कुछ सिटी जैसे कि जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे इनके लिए अच्छा होता है गर्ल्स के लिए कि मतलब आने जाने का कोई दिक्कत नहीं होता है, तो वहाँ पे जॉब करना एमआर की गर्ल्स के लिए इजी होता है।
ठीक है ना। तो ये था कि गर्ल्स एमआर की जॉब कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। कंक्लूज़न यही है कि हाँ, गर्ल्स एमआर की जॉब कर सकती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट वन हमारा कि अभी तक तो हमने प्रॉस के बारे में बात किया कि क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं अगर हम अच्छे से जॉब कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में कि अगर हम जॉब सही से नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म सही से नहीं कर रहे हैं, तो हमें नुकसान क्या होने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ है कि सैलरी डिडक्शन एंड फायरिंग, मतलब सैलरी में हमारी कटौती कब होने लगेगी और हमें जॉब से कब निकाला जा सकता है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप उस कंडीशन में आते हैं तो आपकी कंपनी आपकी सैलरी कट कर देगी या तो आपको जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो उसमें पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपको कोई दिक्कत हुई और आपने अपने जो भी अथॉरिटी है, सीनियर अथॉरिटी है, आपका जो मैनेजर है, उसको इन्फॉर्म नहीं किया है, रिपोर्ट प्रॉपर नहीं दी, उसको इन्फॉर्म नहीं किया और आप अपसेंटी कर रहे हैं कंटिन्यू, तो कंपनी आपके सैलरी में डिडक्शन कर सकती है या फिर आपको कंटिन्यू अपसेंटी की वजह से जॉब से निकाल भी सकती है। नेक्स्ट वन क्या रीज़न हो सकता है, इनकम्प्लीट टास्क एंड टारगेट, मतलब कि जो भी कंपनी की तरफ से आपको टारगेट दिया जा रहा है, टास्क दिया जा रहा है मंथली, आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तब भी कंपनी आपको क्या कर सकती है, निकाल सकती है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, मिसबिहेव विथ कलीग्स और मैनेजर, मतलब कि अगर आप अपने साथ में काम करने वाले के साथ या फिर अपने मैनेजर के साथ क्या कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, सही से बात नहीं कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, तब भी कंपनी आपको नोटिस दे करके आपको उस कंपनी से निकाल देगी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारा, एनी एक्ट डन बाय यू दैट इज अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी, मतलब अगर आप ऐसा ही कोई काम करते हैं कंपनी में रह के जो कि कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तब भी कंपनी क्या करेगी, आपको जॉब से निकाल सकती है और या फिर आपकी सैलरी में डिडक्शन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा एमआर जो जॉब होती है उसकी जॉब करने में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो देखिए, एमआर की जॉब जो है एक तरीके से देखी जाए तो सैलरी पैकेज भी अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ आपको डीए दिया जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, मोबाइल का दिया जा रहा है, सारी चीज़ें बेनिफिट दिए जा रहे हैं आपको। तो कंपनी की भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो एक्सपेक्टेशन कंपनी आपसे पूरा करने के लिए मांगती है। तो ये जो एमआर की जॉब है, जैसे आप लोगों को पता ही है कि ये कोई ऑफिस जॉब नहीं है, फील्ड वर्क है, तो थोड़ा हेक्टिक होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। ये कोई बेड ऑफ रोज़ नहीं है कि मतलब ऑफिस जॉब है आप बैठे रहेंगे, नहीं, इसमें आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, आपको उनको पूरे करने होंगे और समय समय पे अपनी अपडेट अपने मैनेजर को देनी होगी। तो ये सारी चीज़ें थी एमआर की जॉब के बारे में कि क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, नॉलेजफुल है, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स और अपने क्लासमेट्स के ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, एजुकेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे एमडी मंत्रा यूट्यूब चैनल को, और जिस पे कि वीडियो कंटिन्यू अपलोड की जाती रहती हैं, जिससे कि आप लोग अपडेट रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू अगैन।